हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हमारी A2 लेवल इकोनॉमिक्स की पहली क्लास है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे कि आप लोगों का A2 लेवल इकोनॉमिक्स का पेपर किस तरीके से आता है, यानी हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे सबसे पहले। इसके बाद जो है हम थ्रेशोल्ड्स देखेंगे कि अगर एक स्टूडेंट को A ग्रेड या A स्टार अचीव करना है तो उसे कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। और फाइनली मैं जो है फिर आप लोगों को एक सैम्पल पास पेपर भी खोल के दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को पेपर पैटर्न और क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। अच्छा जी, तो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद A2 लेवल इकोनॉमिक्स और हम सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो देखें जी, आप लोग जो है पिछले साल AS में पेपर 1 एंड पेपर 2 दे के आ चुके हैं, ठीक है। तो वी आर डन विद पेपर 1 एंड पेपर 2। इस साल जो हम A2 लेवल इकोनॉमिक्स में देंगे ना, वो P3 एंड P4 देंगे, ठीक है। तो इस साल हमें P3 एंड P4 देने हैं। तो सबसे पहले हम P3 देख लेते हैं। तो जैसे आप लोगों का AS इकोनॉमिक्स में P1 हुआ करता था ना, एक MCQ बेस्ड पेपर, वैसे ही P3 भी आप लोगों का एक MCQ बेस्ड पेपर ही होगा। इस पेपर में भी 30 MCQs ही आएंगे और हर MCQ 1 मार्क का होगा। तो पूरा आप लोगों का P3 कितने मार्क का बन जाएगा? 30 मार्क्स का पेपर बन जाएगा, सेम AS की तरह। लेकिन फर्क ये है कि AS के पेपर 1 को करने के लिए एग्जामिनर हमें 1 घंटा दिया करता था, लेकिन A2 का जो P3 है ना, उसको अटेम्प्ट करने के लिए एग्जामिनर हमें 1 घंटा और 15 मिनट दे रहा है। यानी AS के कंपैरिजन में वो हमें 15 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो A2 का P3 है ना, ये बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग पेपर होता है ना। ठीक ठाक आप लोगों की तबीयत साफ करेगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पेपर होता है ये, इसीलिए एग्जामिनर ने जो है हमें इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है। तो 30 मार्क्स का पेपर होगा, 30 MCQs आएंगे और आप लोगों ने जो है ये 1 घंटा 15 मिनट में पेपर कंप्लीट करना है। कोई चॉइस नहीं होगी इस पेपर में। और जो थ्रेशोल्ड बनता है ना, वो बनता है बिटवीन 24 टू 25। यानी पेपर चैलेंजिंग होने के बावजूद भी थ्रेशोल्ड काफ़ी हाई है, तो हमें ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ेगी इस पेपर के लिए। तो आई होप P3 क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स P4। तो जो आप लोगों का P4 है ना, वो P2 की तरह एक थ्योरी बेस्ड पेपर ही होगा और ये भी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। अच्छा, ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगी कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है। पोर्शन 1 इज माइक्रो, दैट इज 50% ऑफ द सिलेबस, एंड द अदर पोर्शन इज मैक्रो, विच इज रेस्ट 50% ऑफ द सिलेबस। तो आप लोगों का सिलेबस 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है ना। तो अब ये जो पेपर है ना, इसमें सेक्शन 1 जो आएगा ना, सेक्शन 1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 1, और वो क्वेश्चन डेटा रिस्पॉन्स का क्वेश्चन होगा, जिसको हम केस स्टडी का क्वेश्चन भी कहते हैं। तो सेक्शन ए में एक ही क्वेश्चन होगा, डेटा रिस्पॉन्स का क्वेश्चन होगा, वही हमें केस स्टडी पढ़नी है और उस केस स्टडी के नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमने आंसर करने हैं। और इस केस स्टडी वाले क्वेश्चन की जो टोटल वर्थ होगी ना, वो 20 मार्कर होगी। और सेक्शन ए में हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी, यानी केस स्टडी से रिलेटेड जितने सवालात हमें दिए गए हैं ना, हमने सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए में हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये सेम जो है एएस की तरह ही है सेक्शन ए। अब आ जाए सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो आप लोगों का होगा ना, वो होगा माइक्रो का, ठीक है। इसमें 2 सवाल आएंगे, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, क्योंकि क्वेश्चन 1 तो हमने कर लिया ना सेक्शन ए में। तो सेक्शन बी में 2 सवाल आएंगे, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, और ये दोनों सवाल 20-20 मार्कर के ही होंगे। और इन दोनों में से ना हमने कोई सिर्फ एक करना है, ठीक है। अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सवाल हमें करना है, एक सवाल हम छोड़ सकते हैं। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि एएस के सेक्शन बी में क्या होता था, 20-20 मार्कर के ही 2 सवाल आते थे और वो दोनों सवाल 2-2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, 8-12 8-12। लेकिन इसमें पार्ट्स वाली कोई कहानी ही नहीं है, एक सिंगल 20 मार्कर का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। यानी क्वेश्चन 2 जो होगा ना, वो इटसेल्फ 20 मार्क का होगा, कोई पार्ट्स नहीं होंगे। और क्वेश्चन 3 भी इटसेल्फ 20 मार्कर का होगा, इसमें भी कोई पार्ट्स नहीं होंगे। यानी 20-20 मार्क के 2 सवाल हैं, उनमें से कोई एक करना है, ठीक है। अभी मैं सैम्पल पेपर दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। बहरहाल सेक्शन बी जो है वो माइक्रो होगा। माइक्रो में हमें कोई एक सवाल करना है आउट ऑफ 2, ठीक है जी। अब आ जाए सेक्शन सी पे। सेक्शन सी जो आपका होगा ना, वो होगा मैक्रो, ठीक है। और इसमें भी 2 सवाल होंगे, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, क्योंकि क्वेश्चन 1 हमने सेक्शन ए में कर लिया, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 में से कोई एक हम सेक्शन बी में करेंगे। और सेक्शन सी में क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 है हमारे पास। ये भी 20-20 मार्कर के क्वेश्चंस हैं, कोई पार्ट्स वाली कहानी नहीं है, सिंगल सवाल आएंगे 20-20 मार्कर के। और इन दोनों में से भी हमें कोई एक अटेम्प्ट करना है, यानी क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 में से हमें
कोई एक सवाल को आंसर करना है, तो आप लोगों का जो टोटल पेपर बन जाएगा ना वो बन जाएगा 60 मार्कर का, क्योंकि सेक्शन ए केस स्टडी 20 मार्कर, सेक्शन बी में 20-20 मार्क के 2 सवाल आएंगे, कोई एक अटेम्प्ट करना है तो 40 मार्क, और सेक्शन सी में भी 20-20 मार्क के 2 सवाल हैं, कोई एक अटेम्प्ट करना है, तो टोटल 60 मार्क का पेपर बन गया। और इस 60 मार्क के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए टोटल टाइम हमारे पास 2 घंटा है, और जो थ्रेशोल्ड बनता है ना वो बनता है बिटवीन 35 to 42। एएस के कंपैरिजन में ये थ्रेशोल्ड भी काफ़ी हाई है, लेकिन P4 कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान होता है। P4 इतना मुश्किल नहीं है ना, अगर आप टॉपिक्स अच्छे से समझ लेंगे तो P4 में इतनी परेशानी नहीं होगी। तो आई होप पेपर 3 और पेपर 4 का पैटर्न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपको सैम्पल पेपर भी खोल के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मई जून 2024 का एक पेपर मैंने अटैच किया हुआ है, ये पेपर 3 है, और पेपर 3 एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन का पेपर होगा। और इस पेपर को करने के लिए 1 घंटा नहीं बल्कि 1 घंटा 15 मिनट हमें दिए जाएंगे, ठीक है। 1 आवर 15 मिनट्स हमारे पास होंगे। और देखें वैसे ही टोटल 30 एमसीक्यूज होंगे, देखें एमसीक्यू 1, ये एमसीक्यू 2, ऐसे ही टोटल एएस के पेपर की तरह हमारे पास जो है वो 30 एमसीक्यूज आएंगे। मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास लास्ट एमसीक्यू आ गया, एमसीक्यू नंबर 30। तो ऐसे 30 एमसीक्यूज हमने P3 में अटेम्प्ट करने हैं, चॉइस वाली तो कोई कहानी है ही नहीं। अब आ जाएं P4 पे, ठीक है। ये भी मई जून 2024 का मैंने पेपर अटैच किया हुआ है, पेपर 4 है ये। और पेपर 4 जो है देखें क्या लिखा हुआ है, डेटा रिस्पॉन्स एंड एस्से, यानी थ्योरी बेस्ड पेपर है ये, ठीक है। एमसीक्यू वाला पेपर P3 है, थ्योरी बेस्ड पेपर P4 है, और इसको करने के लिए हमारे पास 2 घंटे हैं। अब देखें, ये आ गया हमारे पास सेक्शन ए, और सेक्शन ए हमेशा किसका होगा, डेटा रिस्पॉन्स का होगा। ये मेरे पास आ गया पूरा एक डेटा रिस्पॉन्स, ये मैंने डेटा रिस्पॉन्स पढ़ना है, और इससे रिलेटेड ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, ये मैंने आंसर करने हैं। इन सब की वर्थ मिला के टोटल होगी 20 मार्क्स, और इसमें कोई चॉइस नहीं है। ये जो 4 पार्ट्स दिए हुए हैं ना केस स्टडी के, चारों अटेम्प्ट करने हैं, मैं कुछ भी सेक्शन ए में छोड़ नहीं सकता, ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेक्शन बी। सेक्शन बी मैंने आपको क्या कहा था, सेक्शन बी होगा माइक्रो का, ठीक है। और इनमें 20-20 मार्क के 2 सवाल आए होंगे, देखें 20 मार्क का 1 सवाल, 2 सवाल, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। लेकिन हमने आइदर क्वेश्चन 2 करना है और क्वेश्चन 3, आंसर ओनली 1 क्वेश्चन, दोनों नहीं करने भाई। 2 और 3 में से कोई एक सवाल करना है 20 मार्कर का, ठीक है। और देखें 8-12 वाली कोई कहानी नहीं है, 20-20 मार्क के सिंगल सवाल आए हुए, इन दोनों में से कोई एक करना है। अब आ जाए सेक्शन सी पे। सेक्शन सी मैंने आपको कहा था कि ये मैक्रो में से होगा, और इसमें भी क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 होंगे 20-20 मार्कर के, और इनमें से हमें कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। तो सेक्शन ए कंप्लीट आपने अटेम्प्ट करना है, जो जो पूछा हुआ है। सेक्शन बी में सिर्फ एक सवाल करना है, सेक्शन सी में भी सिर्फ एक सवाल करना है, तो पूरा 60 मार्क का पेपर बन जाएगा। आई होप पेपर पैटर्न आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, देखें आज की क्लास में मैंने एक और छोटी सी चीज़ आप लोगों को पढ़ानी है, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। आप लोग एएस का पेपर तो दे के आ चुके हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि इकोनॉमिक्स के पेपर में हमें काफ़ी सारे ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं ना, और वो जो ग्राफ्स बनते हैं ना वो रिलेशनशिप की बेसिस पे बनते हैं। ये जो है एक बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, जो मैं ओ लेवल्स एएस और A2 की पहली क्लास में पढ़ाता हूँ, तो मैं आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को पहले भी इस बात का आइडिया होगा जो बच्चे मुझसे एएस पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो ग्राफ्स होते हैं ना वो रिलेशनशिप्स की बेसिस पे बनते हैं। और टोटल 2 टाइप्स के रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं इकोनॉमिक्स में। पहला रिलेशन होता है पॉजिटिव रिलेशन, जिसको हम दूसरे अल्फाजों में डायरेक्ट रिलेशन भी कहते हैं, और दूसरा रिलेशन जो इकोनॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है ना वो है नेगेटिव, जिसको हम दूसरे अल्फाजों में इन्वर्स रिलेशन भी कहते हैं। तो पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन का एक ही मतलब है, और नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशन का एक ही मतलब है। तो अब हम सबसे पहले पॉजिटिव रिलेशन देख लेते हैं। देखें पॉजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, इसका मतलब उन दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट से मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y। अब लेट से x बढ़ गया और साथ में y भी बढ़ जाए, तो दोनों वेरिएबल साथ में बढ़ रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर x गिर जाए और साथ में y भी गिर रहा है, तो दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स गिर रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन है। जब भी दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। और जब भी 2 वेरिएबल्स के दरमियान आप देखें ना पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो हमेशा उन दोनों वेरिएबल्स का जो ग्राफ बनेगा ना वो बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, एक नीचे से ऊपर जाता हुआ ग्राफ।
जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना वो अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ के थ्रू प्रूव होता है। तो हमेशा जब भी आप देखें दो वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है तो आंख बंद करके एक अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बना दें। मैं अपनी बात को प्रूव भी करके दिखाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा था, ये था y, ये था x, ठीक है जी, मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा था। अब मैंने y को बढ़ा दिया फ्रॉम y टू y1, तो देखिए मेरा x भी बढ़ गया फ्रॉम x टू x1। जैसे ही y बढ़ा साथ में x भी बढ़ गया, दोनों वेरिएबल साथ में बढ़े, मेरा पॉजिटिव रिलेशन प्रूव हो गया, दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वैसे ही अगर मैं y को गिराऊंगा ना तो x भी गिर जाएगा और हमेशा पॉजिटिव रिलेशन प्रूव होगा एक अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ के थ्रू। तो आई होप पॉजिटिव रिलेशन आप लोगों को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे रिलेशन की तरफ, जो कि है नेगेटिव यानी कि इनवर्स रिलेशन। और नेगेटिव और इनवर्स रिलेशन क्या कहता है कि दोनों वेरिएबल्स जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, इसका मतलब उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान नेगेटिव यानी कि इनवर्स रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y। अगर x बढ़ रहा है तो y गिर रहा है, अगर x गिर रहा है तो y बढ़ रहा है। इसका मतलब दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जब भी दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो दोनों के दरमियान नेगेटिव यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप होगा। और जब भी आप देखें कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान नेगेटिव यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है तो हमेशा आप एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप प्रूव होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ के थ्रू, जो ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा हो। ठीक है, मैं अपनी बात को प्रूव भी करके दिखाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ ऑपरेट कर रहा था, ये था y और ये था x, ठीक है, ये y आ गया, ये x आ गया, ठीक है, यहाँ ऑपरेट कर रहा हूँ मैं। अब मैंने y को बढ़ा दिया फ्रॉम y टू y1, तो मेरा x गिर जाएगा x टू x1। लेकिन जैसे ही y बढ़ा x गिर गया, तो देखें y बढ़ा x गिर गया। वैसे ही अगर मैं y गिराऊंगा तो x बढ़ जाएगा, तो मेरा नेगेटिव यानी कि इनवर्स रिलेशन प्रूव हो गया। तो बस इस चीज़ का आप लोगों ने रट्टा लगा लेना है कि दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसका मतलब दोनों के दरमियान पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और डायरेक्ट रिलेशनशिप का ग्राफ हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। और जब भी आप देखें कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान नेगेटिव यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों के दरमियान नेगेटिव यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप होगा। और जब भी आप इनवर्स रिलेशनशिप देखें दोनों वेरिएबल्स में तो हमेशा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बना दें। इनवर्स रिलेशनशिप में हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे A2 इकोनॉमिक्स का। तो जो है अब इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।